Good evening, everyone. Welcome to this special session brought to you by Rajendra Law Academy. And today we are going to begin with you can say it is a current affairs session also, and it is a legal session also, because today I am going to pick up one very important issue which is currently there in the news. And I have opened today's newspaper in front of you, and 31st July का newspaper है ये. And today we are going to discuss one very important issue. That issue is with regard to the दैट इशू इज विद रिगार्ड टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. ठीक है, आरटीआई एक्ट जो है हमारा, आरटीआई एक्ट, उसको आज हम देखेंगे कि ये क्या इशू चल रहा है न्यूज के अंदर, क्या इनमें चैलेंजेस हैं और क्यों जो है प्रोटेस्ट हो रहा है. ठीक है, सो एज यू कैन सी द न्यूज, द हेडिंग ऑफ द न्यूज सेज अमेंडमेंट्स टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट dilute crucial rights, says press bodies and activists. So जो आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं, आरटीआई एक्ट जो बना था ये 2005 के अंदर बना था. ठीक है, आरटीआई एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर 2005. द डेट इज 15th June 2005. 15th June it was, लिखो, the RTA Act was enacted on 15th June 2005 and it came into force on 12th October 2005. ठीक है, enacted on 15th June 2005 and it came into force. This law came into force on 12th October 2005. Right to information. Right to information, as you can, the name suggests itself. Right to information means it is the right of the citizens to seek any public information, any information from the public departments, from the government departments. आप कोई भी information ले सकते हैं with regard to the government functioning, कौन कौन वहाँ पर उस डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, उनकी सैलरीज क्या हैं, वट एवर. पब्लिक इन्फॉर्मेशन आप कोई भी ले सकते हैं. हाँ, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं आप, प्राइवेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज सिटीजन आर द ट्रू रूलर ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में, पीपल्स रूल. पीपल रूल का मतलब होता है कि लोगों का राज. अब लोगों को, आप लोगों की चुनी हुई सरकार, अब लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई इसमें कितने बेनिफिशियरीज हैं, इसमें कितनी सब्सिडीज मिली, है ना, कहीं घोस्ट बेनिफिशियरी तो नहीं है, बोलो, स्कैम तो नहीं हो रहा बहुत तगड़ा, कहीं पैसे डाइवर्ट तो नहीं हो रही पब्लिक मनी. समझ में आ रही बात या नहीं? तो ये आरटीआई एक्ट का मेन पर्पस था to give access to the public information and to improve the accountability and transparency in the governance. ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, कि भाई आप पब्लिक मनी ये यूज हुई, कहाँ गई, हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए. तो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता. पारदर्शिता कि भाई बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि कितनी मनी, पब्लिक मनी इन्वॉल्व थी, क्या क्या चीजें हैं, ये होनी चाहिए. बोलो यस और नो. सो ये आरटीआई एक्ट जो है, इट वाज विद द एम ऑफ टू इंप्रूविंग द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. नाउ राइट टू इंफॉर्मेशन इज व्हाट? इट इज योर फंडामेंटल राइट. क्या है ये? फंडामेंटल राइट है आपका, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19(1)(a), इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन भी है. if you want to express something, so you need to have some certain information first. पहले आप कुछ information आपके पास होगी, तभी तो आप अपनी expression दोगे, कोई अपना opinion दोगे किसी चीज के ऊपर, है कि नहीं? तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19(1)(a) का पार्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन. अब ये जो हम न्यूज देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है. न्यूज ये है कि मीडिया प्रोफेशनल्स हो गए, आरटीआई एक्टिविस्ट जो होते हैं. आरटीआई एक्टिविस्ट कौन होते हैं? जिनका काम होता है आरटीआई फाइल करना, और कोई भी अगर करप्शन स्कैम हो रहा है उसको अनअर्थ करना और लोगों के डोमेन में लेके आना. ऐसा क्या हो गया कि ये लोगों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं नो अमेंडमेंट्स टू आरटीआई एक्ट. क्या कह रहे हैं ये? आरटीआई एक्ट के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए. हालांकि अब आरटीआई एक्ट में एक अमेंडमेंट हुई है, डायरेक्ट अमेंडमेंट नहीं बट इनडायरेक्ट अमेंडमेंट हुई है. पता किससे हुई है? एक नया लॉ आया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023. तो एक नया लॉ आया है हमारे इंडिया में जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट. तो ये भी लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं. डिजिटल पर्सनल
डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। आप लोग डिजिटल सर्विसेज लेते होंगे, बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज यूज करते हैं आप, फेसबुक यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं आप, तो और इवन आप गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सब्सिडीज लेते हैं आप, आधार लिंक्ड है आपका, सारा कुछ है कि नहीं? तो आपका जो पर्सनल डेटा है, पर्सनल डेटा विच आइडेंटिफाइज अ पर्सन, नेम, एवरी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस, हेल्थ स्टेटस, पर्सन का जो भी आइडेंटिफाई करने के लिए पर्सन को जो डेटा है, वो डेटा गवर्नमेंट के पास भी है, वो डेटा प्राइवेट कंपनीज के पास भी है, सोशल मीडिया जो कंपनीज हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उनके पास भी है, बैंक्स के पास भी है। तो आपका जो पर्सनल डेटा है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया के अंदर कोई लॉ नहीं था, कोई लॉ नहीं था। और पर्सनल डेटा जो है, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेटा का मिसयूज हो सकता है। आप देख रहे हैं कितने साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, देखा आपने कितने साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, आपके डेटा को मिसयूज करके कितने साइबर फ्रॉड्स हम देखते हैं। तो इसको डील करने के लिए एक लॉ पास किया गया जिसका नाम है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ऐसा नहीं है कि ये लॉ 2023 में आया, ये लॉ एक्चुअली आया था 2019 में। कब आया था ये? 2019 में आया था। 2019 में इसलिए आया था बिकॉज इन द ईयर 2017 के अंदर एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी इंडिया के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर की थी, जिस जजमेंट का नाम है के एस पुत्ता स्वामी। क्या नेम है उसका? के एस पुत्ता स्वामी, के एस पुत्ता स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या नाम है उसका? के एस पुत्ता स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 2017। In this judgment, Supreme Court held that right to privacy is a fundamental right under Article 21। तो इसके अंदर ये हेल्ड हुआ था कि राइट टू प्राइवेसी क्या है? राइट टू प्राइवेसी, भाई आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, आपका राइट टू प्राइवेसी, जितनी भी आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो आपकी कंसेंट के बगैर कोई यूज ना करे, आपकी कंसेंट के बगैर आगे किसी को वो डिलीवर नहीं की जानी चाहिए। आपके पर्सनल डेटा को रेगुलेट कैसे करना है, क्योंकि ये जो आपका फंडामेंटल राइट बन गया आर्टिकल 21 का पार्ट, ठीक है, ये कब बना है? आर्टिकल 21 का पार्ट इन द ईयर 2017। इससे पहले 2011 के अंदर, 2011 के अंदर एपी शाह, ठीक है, एपी शाह जो जस्टिस थे, कमेटी बनी थी एक एपी शाह कमेटी, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि जो प्राइवेसी है उसको रेगुलेट, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी है, लोगों का जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ होना चाहिए। बट उस टाइम पे इंडिया के अंदर ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं था। 2017 के बाद जब ऐसा फंडामेंटल राइट आ गया, तो गवर्नमेंट ने 2019 के अंदर एक लॉ बनाया जिसका नाम था डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। और वो लॉ पता कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना, मतलब एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। जब ये जजमेंट आ गई 2017 की, गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी का नेम यूज याद करना आपको इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम के अंदर आ सकती है आपको। उस कमेटी का नाम है सर श्री बी एन कृष्णा। ठीक है, क्या नेम है? हाँ, श्री बी हरि कृष्णा। ठीक है, श्री बी एन कृष्णा ही है, श्री बी एन, हाँ बी एन कृष्णा, श्री कृष्णा, बी एन श्री कृष्णा। ठीक है, बी एन श्री कृष्णा कमेटी बनाई गई थी। इनको एक टास्क दिया गया था कि आप इंडिया के अंदर एक लॉ बनाना है, हमने जो पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करेगा उसको लॉ बनाना है हमने, तो आप एक ड्राफ्ट तैयार करिए। इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया और एक लॉ का कच्चा ड्राफ्ट तैयार करके गवर्नमेंट को दिया। गवर्नमेंट ने फाइनली इसी ड्राफ्ट के बेस के ऊपर लॉ पास किया। लॉ पास किया, बेसिकली पास नहीं हुआ था वो लॉ, वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। क्या हुआ था? वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट के अंदर। वो बिल इंट्रोड्यूस हो गया पार्लियामेंट के अंदर। जब बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट के अंदर, तो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशंस हुई उस बिल को लेकर, क्या उसके अंदर लैक्यूनाज हैं, क्या उसके अंदर प्रोविजंस ऐसी हैं कि जो हार्मफुल हो सकती हैं। ठीक है, प्राइवेसी को लेकर। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं, गवर्नमेंट ने इस बिल के अंदर ये लिख दिया कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट, सॉवरेनिटी और गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज हैं, उनको इस लॉ को जो है ऑब्लाइज करने की, कॉम्प्लाई करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब, अगर सॉवरेनिटी पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं विदाउट योर कंसेंट।
सीबीआई हो गई, सीबीआई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज कर ले। अब आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट बैंक्स में पड़ी है ना, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कंसेंट के बगैर वो यूज करें, वो देख रहे हैं आपके ऊपर चेक रखने के लिए, तो वो फिर प्राइवेसी की वॉयलेशन नहीं है? वो भी तो है। बट इसमें एग्जाम्पशन दी गई थी, क्या दी गई थी इसके अंदर? एग्जाम्पशंस। एग्जाम्पशंस कौन सी दी गई? बहुत ही वाइडर एग्जाम्पशंस गवर्नमेंट को दी गई। आज की डेट के अंदर आप मुझे बताइए, सबसे बड़ा डेटा कलेक्टर कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट डेटा कलेक्टर। ठीक है, आधार ही देख लीजिए आप, सारा डेटा आपका किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट ने अपने आप को इस बिल में से क्या दे रखी है? एग्जाम्पशन दे रखी है कि हमारे ऊपर ये नहीं अप्लाई होगा, आपका डेटा जैसे मर्जी यूज कर लें। ठीक है, तो ये कुछ इसमें जो थी ऑब्जेक्शनेबल प्रोविजंस थी, जो ये बिल डिस्कस हुआ पार्लियामेंट के अंदर, सब चल रहा था। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल सौंपा गया, क्योंकि जब कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है ना, तो बिल के ऊपर डिस्कशन होती है, क्लॉज बाय क्लॉज पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होती है उसके ऊपर। और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इसके ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी चाहिए, जो कमेटी उसके ऊपर अपने विचार दे कि इसमें आपको कौन से क्लॉज सही लग रहे हैं, कौन से नहीं लग रहे, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भी बिठाया गया। और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे और पब्लिक ओपिनियन यही था कि इस बिल के अंदर बहुत सारी प्रोविजंस ऐसी हैं जो कि प्राइवेसी को वायलेट कर देंगी और गवर्नमेंट को एग्जाम्पशन देती है, क्योंकि ऐसा वर्ड पब्लिक इंटरेस्ट, और पब्लिक इंटरेस्ट की क्या डेफिनेशन है? बहुत वेग सी टर्म है ना, बोलो यस और नो। पब्लिक इंटरेस्ट तो किसी को भी आप बोल दो पब्लिक इंटरेस्ट है तो आप यूज कर लो, आपका डेटा कोई भी यूज कर ले, गवर्नमेंट यूज कर ले। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने सजेस्ट की 81 अमेंडमेंट्स। कितनी? 81 अमेंडमेंट्स इन द बिल। तो फिर गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली क्या किया? गवर्नमेंट ने ये बिल अल्टीमेटली विड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया? ये बिल ही विड्रॉ कर लिया। पहला बिल आना था वही विड्रॉ कर लिया। उन्होंने बोला हम एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लेके आएंगे। फिर इन द ईयर 2022 वो बिल लेके आए और फाइनली ये वाला बिल था वो 2022 में आया, और ये बिल लागू कब किया? 2023 के अंदर। बट 2023 के अंदर ये बिल देखो इनेक्ट भी हो गया, आ भी गया। बट एक्चुअली जब भी कोई बिल आता है, कोई बिल एक्ट बन गया, ये क्या बन गया? ये बिल एक्ट। इसके अंदर काफी सारे चेंजेस किए इन्होंने एज कंपेयर टू द ओल्ड लॉ। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए और वो चेंजेस हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करेंगे और हम देखेंगे कि ये एक्टिविस्ट ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर ये लॉ जो है क्या करता है? इम्पैक्ट डालता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन को डाइल्यूट करता है। क्या करता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन को क्योंकि सिंपल सी बात देखो, इसमें एक सेक्शन है नए लॉ के अंदर, वो सेक्शन है सेक्शन 44 क्लॉज 3। कौन सा है? सेक्शन 44 क्लॉज 3। ये सेक्शन ये कहता है, चलो इसके बारे में बाद में बताता हूँ, पहले आरटीआई के बारे में सुनो। आरटीआई का मतलब क्या है? कि भाई आप इंफॉर्मेशन ले लो, पब्लिक डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन है, पब्लिक ऑफिसर्स, पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन लेनी है आप ले सकते हैं। अब वहां पर एक हमारे पास सेक्शन है आरटीआई के अंदर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो देखो राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके अंदर भी कुछ एग्जाम्पशंस दे रखी हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि आप हर चीज नहीं हमसे मांग सकते इन्फॉर्मेशन। अब आप हमसे बोलो कि आप हमें बताओ कि इंडिया की मिसाइल कहाँ लगी हुई है, जम्मू कश्मीर, वो आपको बता दें? हैं इंडिया की मिसाइल कहाँ लगी है ये बता दें आपको? नहीं बता सकते। आप बोलो पार्लियामेंट ने कैबिनेट के अंदर क्या डिस्कशन किया, सारी चीजें हमें बताओ, वो बता देंगे आपको? नहीं बताएंगे। ऐसे ही इसके अंदर बहुत सारी क्या दे रखी हैं? एग्जाम्पशंस। क्या दे रखी है बताइए फटाफट से? एग्जाम्पशंस दे रखी है, बहुत सारी एग्जाम्पशंस है इसके अंदर। इसमें से एक एग्जाम्पशन आपको मिलेगी सेक्शन 8 क्लॉज 1J। किसमें मिलेगी? सेक्शन 8 क्लॉज 1J के अंदर है। ये भी एक एग्जाम्पशन है। इसी के ऊपर सारा मुद्दा चल रहा है, इसी के ऊपर सारी प्रॉब्लम चल रही है, कन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में है। सेक्शन 44 क्लॉज 3 ऑफ द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज J, इसके ऊपर सारा मुद्दा चल रहा है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आप इंफॉर्मेशन मांगते हो, एज अ सिटीजन आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, वो इंफॉर्मेशन किसी बंदे के रिगार्डिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। क्या है? किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन है और उसको पब्लिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। एग्जाम्पशन है, बोलो यस और नो। जैसे कि मैंने आपको मिलिट्री की एग्जांपल दी, तो आप किसी के बारे में प्राइवेट इंफॉर्मेशन मांगो, किसी पब्लिक सर्वेंट के बारे में मांग लो, या किसी भी पब्लिक डिमांड, कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन मांगो आप कि सर इस बंदे की हमें बताइए कि कितनी सैलरी है और ये सब चीजें। सैलरी तो चलो फिर भी ठीक है, सैलरी भी प्राइवेट ही होगी, कितनी इसकी एसेट्स हैं। वैसे पॉलिटिशियंस की एसेट डिक्लेयर करना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में तो लिखा है कि आप कोई भी पॉलिटिशियन है उसको अपनी एसेट डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो इसके अंदर बोला कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है उसको हम इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे। पर इसी क्लॉज के अंदर एक एक्सेप्शन भी क्रिएट की है। उन्होंने बोला यदि वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन
उसका लिंक पब्लिक इंटरेस्ट के साथ लेना देना है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जस्टिफाइड है कि वो इंफॉर्मेशन आपको बताई जानी चाहिए, तो इवन दो दैट इंफॉर्मेशन इज अ प्राइवेट इंफॉर्मेशन, स्टिल दैट इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन। क्या समझ में आई बात? बात तो ये है कि एग्जाम्पशन ये कि आप प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते किसी की, बट इसी के अंदर ये बोला गया है कि अगर वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट को जस्टिफाई करती है, समाज हित के लिए वो जरूरी है, तो फिर चाहे प्राइवेट प्राइवेट आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, चाहे जो मर्जी है, उसमें समाज हित में है, तो फिर वो इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो बेसिकली क्या किया गया? बेसिकली प्राइवेसी एंड पब्लिक इंटरेस्ट को बैलेंस किया गया है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट उससे नहीं इन्वॉल्व है, सिर्फ प्राइवेट है, तो आपको नहीं दी जाएगी इन्फॉर्मेशन, बट अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो प्राइवेसी आपकी नीचे हो जाएगी, हम आपकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ये तो तब तक तो ठीक था, आरटीआई के अंदर यही चल रहा था। जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, पीआईओ होते हैं, जब आप आरटीआई फाइल करते हो तो पीआईओ होते हैं, 30 डेज के अंदर अंदर आपको जो भी आपने इन्फॉर्मेशन मांगी, 30 डेज का टाइम पीरियड है, वो देनी होती है। सेक्शन 7 के अंदर लिखा हुआ है, आरटीआई एक्ट के सेक्शन 7 के अंदर लिखा है 30 डेज के अंदर देनी है। उसी के प्रोवाइजो में लिखा है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन जो आप मांग रहे हो वो किसी आदमी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है, जिंदगी का मसला है, तो 48 आवर्स के मिले अंदर देगा वो इन्फॉर्मेशन आपको। ठीक है, तो अगर लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी का मसला है तो 48 आवर्स के अंदर इंफॉर्मेशन मिलनी है, नॉर्मली 30 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये सब ठीक चल रहा था। पीआईओ को जब कोई आरटीआई लगाता था तो पीआईओ देखता था कि आप प्राइवेट इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं या क्या मांग रहे हैं। अगर प्राइवेट भी मांग रहे हैं तो फिर उसकी एक ड्यूटी होती थी, वो ये चेक करता था कि क्या इस प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो आपने मांगी है, क्या कोई पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है इससे, क्या वो जस्टिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बोलो, समझ आई? अब हुआ क्या कि अब ये नया लॉ आ गया, और ये लॉ क्या कहता है? पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। और यहाँ पर बात यह है कि जब आप किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, वो ये लॉ दिखा रहा है आपको, भाई साहब मेरा पर्सनल लॉ, मेरा पर्सनल डेटा है, मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये लॉ बनाया किसके लिए गया है? पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इनमें दोनों में कंफ्लिक्ट ये पैदा हो गया कि भाई ये कह रहा है कि पर्सनल डेटा देना नहीं किसी को, उसको प्रोटेक्ट करो, और ये कह रहा है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है तो आप दे दो। अब इन्होंने सेक्शन 44 क्लॉज 3 के अंदर पता क्या डाल दिया? इन्होंने बोला कि अगर प्राइवेट इंफॉर्मेशन मांग रहा है कोई बंदा, तो कुछ चेक नहीं करना कि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है नहीं हो रहा, बस देना ही नहीं है, देनी ही नहीं है, चाहे पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो या। अब पॉइंट ये है कि ये कह रहा था कि पब्लिक इंटरेस्ट को आप बैलेंस करो, और ये कह रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट को कुछ नहीं चेक करना, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है रिजेक्ट ऑन द फेस ऑफ इट। इसने क्या किया, ये नया लॉ और इसका ये जो सेक्शन है 44 क्लॉज 3 पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का जो ये सेक्शन है, इसने इस आरटीआई के इस सेक्शन को एक तरह का अमेंड कर दिया। क्या कर दिया? अमेंड कर दिया, इन द सेंस कि जो ये कह रहा था कि पब्लिक इंटरेस्ट को आप बैलेंस करो, चेक करो, वो अब चेक नहीं करना है। अब हो क्या रहा है इंडिया के अंदर, जब भी कोई आरटीआई फाइल होती है और उस आरटीआई के अंदर, जैसे फर्ज कर लो आपने एक पब्लिक सर्वेंट के बारे में बोला कि सर इसकी पर्सनल एसेट्स हमें बताई जाए, इसकी हमें सैलरी बताई जाए, वो कहता है कि ये तो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं बताएंगे। पर आप मुझे बताइए, अगर आप उस पर्सन की एसेट्स पूछ रहे हैं, तो आप, वो पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता है उससे? होता है, होता है, होता है। क्यों? उसकी कितनी प्रॉपर्टी है और उसकी सैलरी कितनी है, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स उसके पास कहां से आई, इसका मतलब ये पैसा कहां से आया उसके पास, तो पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या नहीं, इवन दो वो उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। जबकि वो यहाँ पर कवर पहले दी जाती थी, अब एक शील्ड मिल गई, एक क्या मिल गई? शील्ड। किसको मिल गई? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को। जैसे ही उनके पास आरटीआई आती है और उसमें जरा सा भी कोई प्राइवेट एलिमेंट है, सीधे ही रिजेक्ट मारते हैं, और आरटीआई एक्ट डिल्यूट हो गया, एक तरह का रिडंडेंट हो गया, लोगों की डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की, जीरो हो गई। अब आप लोग पब्लिक डिपार्टमेंट्स में जाके जो इंफॉर्मेशन मांगते हो, उसमें जरा सा भी अगर प्राइवेट इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व हो गई उस बंदे के बारे में, तो बस उन्होंने आपकी रिजेक्ट कर देनी है। तो वेयर इज द ट्रांसपेरेंसी, वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी, एंड इट लीड्स टू द डाइल्यूशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आई बात समझ या नहीं? ये सारी कहानी समझ में आ गई? ये तो थी शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो मैंने आपको कहानी बताई। अब हम इसका डिटेल वर्जन देखेंगे अपनी पीपीटीज के अंदर, और यहाँ पर आप एक बार इस न्यूज को देखिए। Media professionals, representatives along with the National Campaign for People's Right to Information said on Wednesday that Digital Personal Data Protection Act 2023 and its draft rules were extremely problematic and would erode the right to information and did not protect journalists from identifying people whose wrongdoing they। तो जर्नलिस्ट क्या करते थे? आरटीआई फाइल करके रॉन्ग डूइंग्स को अनर्थ करते थे, स्कैम्स को लेके आते थे, तो अब ये उनको प्रोटेक्ट नहीं करता।
और ये जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट डाइल्यूशन ऑफ सेक्शन 18(1) जे ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट फॉर नियरली 2 years। 2 साल से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो है हटना चाहिए, ये गलत है इंडिया के अंदर ऐसा ये लॉ जो गवर्नमेंट को बोला गया, तो गवर्नमेंट पता क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है पुत्ता स्वामी जजमेंट क्या कह रही है? राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। आप उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मांगोगे हम आपको नहीं देंगे। बट पब्लिक इंटरेस्ट भी सर्व हो रहा है एक तरफ पब्लिक, और राइट टू इन्फॉर्मेशन भी तो फंडामेंटल राइट है। बोलो, वो भी तो फंडामेंटल राइट है, हम इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं वो भी है। बट अब फंडामेंटल राइट आपका राइट टू स्पीच जो है आर्टिकल 19(1)(a) जो है जी, उसके अंदर हाँ मतलब कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लग सकती हैं। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के दो ही ग्राउंड्स हैं जो हमें प्राइवेसी के लिए डील किए गए, एक है डिसेंसी, एक है मॉरलिटी। बाकी प्राइवेसी से डील करने वाला कुछ भी नहीं है। डेफामेशन है, सॉवरेनिटी है, वो बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, 9 ग्राउंड्स हैं हमने देखे थे 19 क्लॉज 2 के अंदर। बट इस केस के अंदर सिर्फ डिसेंसी और मॉरलिटी ही हमारा रोल प्ले करते हैं। और पर फिर उसके अगर हम कंपेयर करें तो जो केएस पुत्तास्वामी जजमेंट आई थी तो कोर्ट ने ये बोला था राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल है नो डाउट, बट कोर्ट ने बोला राइट टू इन्फॉर्मेशन भी फंडामेंटल है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री आपस में क्या है। अब आप एक तरफ प्राइवेसी को कर रहे हैं, एक राइट टू इन्फॉर्मेशन भी फंडामेंटल राइट है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो वो 18(1) जे बिल्कुल ठीक था कि अगर तो वो प्योरली प्राइवेट है, उसका पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा, तो फिर प्राइवेसी को अपहोल्ड कर लो भाई। पर अगर वहां पर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो फिर एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर आप क्या इंटरेस्ट रखेंगे? पब्लिक इंटरेस्ट या इंडिविजुअल इंटरेस्ट? पब्लिक इंटरेस्ट रखेंगे आप। आई सारी कहानी समझ या नहीं? अब हम इसको पढ़ते हैं, मैं आपको डिटेल वर्जन इसका कराऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिल कौन सा आया था, बताइए जरा। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, इसके ऊपर पैसेज भी आ सकता है। इसमें हम क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करेंगे कि ये बिल क्या था, इसमें कौन सी प्रोविजन थी, क्या इनमें लेकिनास थे, क्यों चेंज विड्रॉ हुआ, जो नया आया है उसने क्या क्या चेंज किया है। ठीक है, चलिए। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 इज इंडिया फर्स्ट अटेम्प्ट टू डोमेस्टिकली लेजिस्लेट ऑन द इश्यू ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन। मैंने आपको बोला था ये फर्स्ट लॉ इंडिया के अंदर आया। द बिल ड्राइव इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम अ ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय जस्टिस, क्या लिखा है यहाँ पर, बी.एन. श्री कृष्णा। ये आपको याद रखना नेम, बी.एन. श्री कृष्णा। However, the present bill जो है it differs from what was recommended by the Justice B.N. श्री कृष्णा कमेटी। तो ये बिल 2019 वाला थोड़ा सा अलग था उनसे। Now, what is data क्या है? Let's understand data. Data means information. It can be anything. Your name, age, email ID, location, browsing history, or anything else that can be stored and used on a computer network. Today, data is very valuable asset. It helps companies understand people's behavior, habits, and आप एक चीज याद रख लीजिए, मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पे डेटा इज द न्यू करेंसी। क्या है? डेटा इज द न्यू करेंसी, या डेटा इज द न्यू ऑयल। नया ऑयल है ये डेटा। क्योंकि आप देखिए, आप YouTube पे कोई भी एक गाना सुनेंगे ना, उसी के रिलेटेड डाल देगा। आप जरा सा भी कुछ गूगल पे सर्च करो, जैसे आपने सर्च किया कि मुझे आज फोन देखना कोई, या आपने मैट्रेस देखना कोई, मैट्रेस जो हम बेड के ऊपर बिछाते हैं, जितनी कंपनी है मैट्रेस सबकी ऐड आनी शुरू हो जाएगी आपके, आएगी कि नहीं आएगी? तो वो आपका डेटा, आपकी पर्सनल बिहेवियर को, ब्राउजिंग हिस्ट्री को चेक करते हुए उसको यूज करे कि नहीं कर रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आजकल हर कंपनी को क्या चाहिए? डेटा चाहिए। इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें, हमें भी डेटा चाहिए। +1 +2 के स्टूडेंट जिन्होंने अभी जो +1 के अंदर जो क्लैट का एग्जाम जो पॉसिबल है कि ये बच्चे लॉ के अंदर जाएंगे, ठीक है, या फिर जुडिशियल एस्पिरेंट्स जो लॉ कर रहे हैं उनका डेटा हमें चाहिए। ऑल्दो आई डोंट यूज डेटा, ठीक है, मैं तो नहीं यूज करता, बट मेरे को बहुत सारी कॉल्स आती हैं ऐसे, सर डेटा चाहिए, मैं कहता नहीं चाहिए। ठीक है, हैं जी। नहीं, फिर एक्चुअली बात है कि अकेले अकेले को कौन फोन करे कि ये करो चलिए, why data is important? Data is now central to everything we do online. Companies collect data to improve their services, advertise more effectively, and make profits. Government also use data for public welfare schemes and digital governance. But with these benefits comes a risk of, क्या है रिस्क साथ? Our privacy can be invaded if data is misused or leaked. ये भी प्रॉब्लम है, आगे देखते हैं। अब की कॉन्सेप्ट्स क्या है इसके अंदर, देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे डेटा प्रिंसिपल कौन है, डेटा फिड्यूशरी कौन है, डेटा प्रोसेसर कौन है,
ठीक है, तो डेटा प्रिंसिपल कौन है? डेटा प्रिंसिपल हम हैं, जिसकी वो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लॉ क्या कहता है, वो कौन है? डेटा प्रिंसिपल. Data principal is you or any individual whose personal information is being collected or processed. For example, if a social media app collects your name, phone number, location, then you are the data principal. जिसने collect किया है वो कौन है? Data fiduciary. वो कौन है? जैसे Facebook पे आपने अपना अकाउंट बनाया तो आपने डेट ऑफ बर्थ डाली होगी, अपना नेम डाला होगा, सब कुछ, तो वो Facebook क्या हुई फिर? डेटा fiduciary. A data fiduciary is the company or the organization that decides why and how your data will be used. They are responsible for protecting your data, using it for legitimate purposes only. For example, shopping website जहाँ पर आप Amazon पे, Flipkart पे जाके shopping करते हो, stores your preferences and shipping address in a, it is a data fiduciary. वो data fiduciary है. Then data processor कौन है? Data processor is someone who handles the data on the behalf of the data fiduciary. Data fiduciary के behalf पे उसको process करता है. Process मतलब यंग एज ग्रुप, जैसे हम मान लो कि अगर कॉस्मेटिक का सामान कोई देख रहा होगा, अगर उसने एडवर्टीजमेंट चलानी है, कौन से एज ग्रुप को चलाएगा? है ना, कुछ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को दिखाएगा कॉस्मेटिक्स वाली. तो सिमिलरली यहाँ पर वही है कि उसको प्रोसेस करना, सेग्रीगेट करना डेटा को. जैसे मैंने आपको बोला कि भाई जो लॉ कर रहे हैं और जुडिशियल पॉसिबल जुडिशियल एस्पिरेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो वही है प्रोसेसिंग. दे डोंट डिसाइड व्हाई डाटा इज कलेक्टेड, दे ओनली प्रोसेस इट. ठीक है, फॉर एग्जांपल अ मार्केटिंग कंपनी हायर्ड बाय अ शॉपिंग वेबसाइट टू सेंड प्रमोशनल ईमेल्स इज अ डेटा प्रोसेसर. वो डेटा प्रोसेसर है. देन व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग? इट इज स्टोरिंग द डेटा, ऑर्गेनाइजिंग इट, एनालाइजिंग इट. ठीक है, when a video platform suggests videos based on your watch history, it is processing your data to improve your experience. Now आगे क्या है, why it is important, benefit क्या है कि ये डेटा प्रोसेसिंग से ऑनलाइन सर्विसेज स्मार्टर हो जाती हैं, गवर्नमेंट एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, बूस्टिंग द इकोनॉमी. रिस्क क्या है? रिस्क ये है क्या होता है, प्राइवेसी इन्वेड हो सकती है. और लेटेस्ट एक स्कैंडल हुआ था जिसको हम बोलते हैं कैम्ब्रिज एनालिटिका. ये यूएस के अंदर हुआ था. पता क्या हुआ? ये आपकी फेसबुक जो है, मार्क जुकरबर्ग, इसके अंदर एक क्विज चला दिया. किसी पर्सन ने एक क्विज बनाया और वो चलाया, लोगों ने उस क्विज में पार्ट लिया, अपनी इन्फॉर्मेशन बताई. उसके बाद उनके फ्रेंड्स की भी इन्फॉर्मेशन अल्टीमेटली पता नहीं उन्होंने कैसे रिट्रीव की. और एक ये आपकी जो इलेक्शंस के अंदर वो कैंपेन कोई फर्म थी एनालिटिका, जैसे इलेक्शन जितवाने में होती है ना फर्म्स, आपकी प्रमोशन करेंगे. तो इन्होंने क्या किया, फेसबुक वालों ने सारा डेटा किनको दे दिया? इनको. इनकी इन लोगों की क्विज के साइकोलॉजी के बेस पे, प्रेफरेंसेस के बेस पे इन्होंने सी पोस्टें डालनी शुरू कर दी कि जो इलेक्शंस हैं उसके रिजल्ट क्या हो जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए और ट्रंप जीत जाए. तो ये डेटा ऐसे भी मिसयूज हुआ. आप देखिए जरा इसको. The Analytica scandal. The Cambridge Analytica scandal was a major data privacy controversy involving Facebook and a political consulting firm called Cambridge Analytica. 2018 में आया ये. डेटा कलेक्शन वाया फेसबुक क्विज ऐप. तो इसके अंदर उसने एक पर्सनालिटी क्विज ऐप स्टार्ट किया. ठीक है, उसका नाम था दिस इज योर डिजिटल लाइफ. इसमें 2.7 लाख यूजर्स ने पार्टिसिपेट किया. उनके फ्रेंड्स का डेटा भी कलेक्ट कर लिया गया. एंड 87 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डेटा फेसबुक ने अब दिया या लीक हो गया या जैसे भी मर्जी गया. फेसबुक के ऊपर फाइन भी लगा बहुत तगड़ा. और इन्होंने बोला कि भाई इन्होंने डेटा ट्रांसफर किया एनालिटिका को. एंड वो एक पॉलिटिकल कंसल्टिंग एडवर्टीजमेंट ऐसी चलाई जिससे वोटर्स का जो बिहेवियर है क्या हो जाए, इन्फ्लुएंस हो गया. एंड दे टारगेटेड पॉलिटिकल मैसेजिंग दी उन्होंने. एंड देयरफॉर ये उन्होंने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने में इसमें बहुत बड़ा हाथ था. लोगों के इन्फ्लुएंस हो जाए, लोग को बार बार वही फोन के अंदर दिख रहा है, तो एक तरह का इन्फ्लुएंस हो जाता है कि नहीं, लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं. देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? बिकॉज अगर ऐसा डेटा किसी को भी आप दे दोगे, अब जैसे वो ऑनलाइन जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, वो आपका डेटा मान लो किसी दूसरी कंपनी को दे दी, जो कंपनी किसी और प्रोडक्ट में डील कर रही है, जबकि आपने अपना डेटा सिर्फ इसी पर्पज के लिए दिया कि आपने शॉपिंग करनी है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर. तो ये तो वॉयलेशन है आपकी प्राइवेसी की. तो यहाँ पर लिखा है कि इट इज नॉट एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, वॉयलेशन ऑफ द प्राइवेसी एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ट्रस्ट की भी बात है. देन मूविंग है, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस. कॉन्सिक्वेंस ये था कि सीईओ मार्क जुकरबर्ग को ये यूएस पार्लियामेंट के अंदर जाके टेस्टिफाई करना पड़ा. देन इनके ऊपर जो है फाइन भी लगाया गया $5 बिलियन का फेसबुक के ऊपर. पर जो आपने बनाया था वो कि स्टूडेंट्स का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते हैं तो वो भी तो इसके अंदर ही है स्टूडेंट का कि स्टूडेंट्स का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है. वो यूएस के अंदर सोशल मीडिया अकाउंट वो चेक कर रहे हैं, बट वो उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन इन द सेंस ये है कि वो तो आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर खुद ही आप कुछ डाल रहे हो, टाइप कर रहे हो, उसमें क्या लिख रहा है? यू हैव मेड दैट डेटा पब्लिक योरसेल्फ. आप कुछ टाइप करो फेसबुक के ऊपर, आप कोई पोस्ट डालो, तो वो क्या आपका पर्सनल, वो तो आप पब्लिक करके बैठे हुए हो.
बोलो, पब्लिक करके बैठे हो कि नहीं बैठे? तो उसमें क्या आपकी प्राइवेसी थोड़ी वॉलेट की है, वो तो आपने खुद पब्लिक किया हुआ उसको। फिर तो देखो, प्राइवेट है, किसी को नहीं दिखाना, अगर वो डेटा आपका कोई ले ले फिर तो वॉयलेशन है। टारगेटेड एडवर्टीजमेंट समझ गए आप? टारगेटेड एडवर्टीजमेंट जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, शोइंग एड्स बेस्ड ऑन योर व्हाट यू लाइक, ठीक है, आप जो चीज लाइक करते हो आपको वो एड्स आनी शुरू हो जाएंगी। नाउ व्हाट इज डेटा लोकलाइजेशन? इस लॉ के अंदर ना डेटा लोकलाइजेशन की भी प्रोविजन डाल दी गवर्नमेंट ने। अब होता है क्या कि जैसे फेसबुक है या कोई दूसरी कंपनीज हैं जो इंडिया बेस्ड नहीं है, ठीक है, फॉरेन बेस्ड है, अब वो इंडिया के अंदर सर्विसेज दे रही हैं, वो आपका डेटा कलेक्ट करती है, उनके सर्वर इंडिया में नहीं है, उनके सर्वर कहाँ है? फॉरेन जुरिस्डिक्शंस के अंदर है। बट इस लॉ के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने ये बिल के अंदर ये बोल दिया कि डेटा लोकलाइजेशन, इंडिया का डेटा इंडिया के अंदर ही स्टोर होना चाहिए, लोकलाइज स्टोर होना चाहिए, इंडिया का डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए। इसको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि अब आजकल तो मतलब जो इंटरनेशनल हमारे जो कमर्स है इतनी बढ़ चुकी है कि भी बाहर वाली फर्म्स भी इंडिया के अंदर डील कर रही हैं, अपनी सर्विसेज दे रही हैं, गुड्स दे रही हैं। तो उन्होंने बोला सर इट विल लीड टू इंक्रीज इन द कॉस्ट। सर हम इतना बड़ा काम हम कैसे करें? ऐसे तो हर एक कंट्री के अंदर हमें अपना अलग से सर्वर लगाना पड़ेगा, हमारी एडिशनल कॉस्ट हो जाएगी कितनी सारी। तो डेटा लोकलाइजेशन का ये प्रॉब्लम था। बट इंडियन गवर्नमेंट कहती है डेटा लोकलाइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इंडियन सिटीजन का डेटा, दूसरी बात कल को मान लो किसी बंदे ने कोई फ्रॉड कर दिया, तो अगर वो डेटा एक फॉरेन कंपनी के पास है, फॉरेन सर्वर के अंदर है, तो हम कहाँ से मांगेंगे उससे? हमने सीबीआई ने, कोई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, हम उसको बोलेंगे पहले एक बायलेटरल ट्रीटी होगी दोनों कंट्रीज के बीच में, फिर जाके वो लेंगे उससे, तो इट विल लीड टू अ कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा ना। लोकलाइजेशन डेटा, और डेटा लोकलाइज होगा तो हम जब मर्जी ले लें आपसे डेटा। तो यहाँ पर ये बात उन्होंने बोली, डेटा लॉकलाइजेशन हेल्प लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एक्सेस डेटा फॉर इन्वेस्टिगेशंस एंड एनफोर्समेंट। एज ऑफ नाउ मच ऑफ द क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर डेटा इज गवर्न्ड बाय बायलैटरल ट्रीटीज। आज के टाइम पे तो बायलैटरल ट्रीटी से होता है, बट अब जो नया लॉ आया ना 2023 के अंदर, उसमें इसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया है। इंडिया ने बोला कि ठीक है डेटा लोकलाइजेशन होनी चाहिए, बट कुछ ऐसी कंट्रीज के अंदर भी डेटा को स्टोर करने के लिए अलाउ किया है जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं हमारी, और जहां पर डेटा प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर लॉज हैं वहां पर। समझ में आई बात या नहीं? तो इसको थोड़ा सा नए लॉ के अंदर चेंज किया गया है। देन व्हाट आर डेटा फ्लोज? तो डेटा फ्लो तो यही है कि व्हेन डेटा मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक फ्रॉम योर फोन टू द कंपनी सर्वर, आपने एक फेसबुक के ऊपर आपने अकाउंट बनाया तो कंपनी के सर्वर में चला गया आपका डेटा, इट इज कॉल्ड डेटा फ्लो। दिस फ्लो ऑफन क्रॉसेस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, तो ये तो भाई उनके पास चला गया, एंड थ्रू अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स उनके पास जाता है ये डेटा आपका। देन डेटा इज नॉट जस्ट अबाउट टेक्नोलॉजी, इट इज अबाउट पावर, मनी, प्राइवेसी एंड नेशनल सिक्योरिटी। एंड more of our lives go online today. Nowadays the way our data is handled will shape the future of individuals, companies and even countries. Now what does personal data protection bill proposes? तो बी एन श्री हरे कृष्णा ने ये तो दिया ही था, इसको आगे देखते हैं हम। इसके अंदर इन्होंने इसके अंदर डेटा को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया इन्होंने। पुराने लॉ के अंदर बात कर रहा हूँ, एक तो क्या था, एक क्या है, एक क्या है, पर्सनल डेटा वो है दैट कैन आइडेंटिफाई, जैसे एग्जांपल योर नेम, योर फोन नंबर, योर ईमेल आईडी, योर आधार नंबर एंड योर, ये है आपका पर्सनल डेटा। एक है सेंसिटिव पर्सनल डेटा। सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंक्लूड्स योर डेटा हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बायोमेट्रिक डेटा। ये तो जो है ना डेटा, इट मस्ट बी स्टोर्ड इन इंडिया एंड इट कैन ओनली बी प्रोसेस्ड अब्रॉड अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस। होगी वो भी पहले परमिशन लेनी पड़ेगी डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी की। अब डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी क्या है? डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी क्या है? ये सो इस लॉ के अंदर एक एजेंसी बनाई है, जैसे अगर आपको लगता है कि मेरा पर्सनल डेटा किसी कंपनी ने मिसयूज करा, उसका ब्रीच कर दिया, तो यू कैन रेज योर ऑब्जेक्शन कंप्लेंट टू दैट डेटा फिड्यूशरी फर्स्ट। डेटा फिड्यूशरी ने अगर आपकी ऑब्जेक्शन नहीं रिजॉल्व की तो देन यू विल गो टू द डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी, डीपीए के पास जाएंगे आप अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे कि देखो मेरा प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो इन्होंने, मेरा राइट टू प्राइवेसी वायलेट करा। देन ये हियर करेंगे अपील को आपकी, एंड दे विल डिसाइड कि क्या करना है। बट इसके ऊपर भी बहुत इशू हुआ था। इशू ये हुआ था कि गवर्नमेंट जो है सबसे बड़ा डेटा कलेक्टर है, तो गवर्नमेंट आपका डेटा आपकी कंसेंट के बगैर वॉयलेट करे आपका ना, तो आप कहाँ जाएंगे, किसके अगेंस्ट कंप्लेंट डालेंगे? गवर्नमेंट के। और ये एजेंसी जो है ये उस लॉ के अंदर डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी बनाई है। इसके अंदर जो ऑफिशियल्स हैं वो अपॉइंट किसने किए हैं? वो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं, वो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए। एंड क्या वो कभी भी आपके फेवर में देंगे? कभी भी आपके फेवर में डिसीजन देंगे? इसके ऊपर भी बहुत ह्यू एंड कराया हुआ कि ये इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए।
देन ये डेटा तो आप बाहर स्टोर नहीं कर सकते, प्रोसेस कर सकते हो, वो भी विद द परमिशन ऑफ द, बहुत ही कम। और एक है क्रिटिकल पर्सनल डेटा, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा है नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर के लिए, ये तो आप ना तो बाहर स्टोर कर सकते हो ना ही बाहर प्रोसेस कर सकते हो। समझ में आया? तीन तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया ना इन्होंने डेटा को। देन मूविंग हेड, और एक होता है चौथा, कौन सा होता है? नॉन पर्सनल डेटा। नॉन पर्सनल डेटा कौन सा है? दिस डेटा कैनॉट आइडेंटिफाई एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल। ये आइडेंटिफाई करने के लिए काफी नहीं है। जैसे एक टोल प्लाजा से मान लो आपने पूछा कि कितने लोग निकले एक टोल प्लाजा से, कितने लोग, कितनी गाड़ियां निकली, तो अब ये कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल के बारे में थोड़ी डेटा है, बट इस डेटा से पता चलेगा गवर्नमेंट को कि कहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, कहाँ पर हमें ब्रिज बनाने की जरूरत है, कहाँ पर क्या करना है। तो नॉन पर्सनल डेटा होता है ये। इट ऑफन collected in bulk and this data is anonymous. Example, number of people using a road at a time, average age और income of a people in a city, कि एवरेज एज कहाँ है इस सिटी के अंदर, देन इलेक्ट्रिसिटी यूसेज इन अ टाउन। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टारगेटिंग सर्विसेज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉन पर्सनल डेटा ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देन व्हाट इज डेटा मिररिंग? डेटा मिररिंग क्या है? डेटा मिररिंग मतलब अगर यूएस के सर्वर, यूएस के अंदर वो पड़ा डेटा, कॉपी करके आप इंडिया में रख लो, वो है डेटा मिररिंग। सारा डेटा कॉपी कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी स्टोर योर पर्सनल डेटा ऑन अ सर्वर इन यूएस, डेटा मिररिंग वुड रिक्वायर देम टू ऑल्सो कीप अ कॉपी ऑफ द डेटा इन इंडिया। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इस लॉ के अंदर डेटा मिररिंग की बात भी की गई थी। डेटा मिररिंग की बात की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर डेटा फॉरेन सर्वर में भी है तो आपको इंडिया में भी रखना पड़ेगा, क्या पूरा मिरर करके आपको इंडिया में, क्योंकि जब इंडियन एजेंसीज को जरूरत पड़ेगी तो हम वहां ले लेंगे। डेटा मिररिंग की भी बात की गई थी। तो अब क्या चेंज हो गया है? अब क्या है, इन द लेटेस्ट वर्जन जो बिल है, दिस रिक्वायरमेंट हैज बीन रिमूव्ड। किसके लिए? फॉर पर्सनल डेटा के लिए ये रिमूव कर दी गई है। द नाउ कंपनीज कैन ट्रांसफर पर्सनल डेटा अब्रॉड विदाउट कीपिंग अ कॉपी इन इंडिया एज लॉन्ग एज दे गेट योर कंसेंट फॉर द, आपने अगर कंसेंट दे दी तो वो रख सकते हैं। अब डेटा मिररिंग की जरूरत नहीं है। 2023 वाला जो लॉ है हम उसमें देखते हैं। विल ऑल्सो रिक्वायर सोशल मीडिया कंपनीज विच आर डीम्ड सिग्निफिकेंट। अब इसमें एक डेटा फिड्यूशरी हो गया, एक तो एक होते हैं सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी। डेटा फिड्यूशरी जो आपका डेटा रखते हैं, एक होते हैं सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी। सिग्निफिकेंट कौन होते हैं पता है? जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा है। जैसे फेसबुक पे कितने यूजर्स हैं, तो फेसबुक क्या होगी? सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी। वो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी है, उनके ऊपर ज्यादा ऑब्लिगेशन है। उनको सेपरेट एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अलग से बनाना पड़ेगा, ऑडिट ऑफिसर अलग से बैठाना पड़ेगा, तो उनकी कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ गई है। ठीक है, उनकी कंप्लायंस कॉस्ट। बट जो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी नहीं है, छोटे हैं, जैसे अब मान लो नया स्टार्टअप इंडिया में स्टार्ट हो रहा है, नया स्टार्टअप है, वो हेल्थ ऐप बना रहा है, लोगों के रिगार्डिंग कोई हेल्थ ऐप बना रहा है, उसमें लोगों का पर्सनल डेटा तो चाहिए। हेल्थ ऐप बना रहा है, कोई भी ऐसी ऐप बना रहा है जिसमें लोगों की हेल्थ डेटा चाहिए, तो उस केस के अंदर वो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी नहीं है, उसके पास इतना डेटा नहीं है, तो उस केस में उसको इतनी कॉम्प्लायंस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर ये आप हर किसी के ऊपर लगा देते कि भाई आप अपना अलग से डेटा, तो स्टार्टअप्स जो है, स्टार्टअप्स को इंडिया में लगाएगा ही नहीं। वो बोलेंगे यहाँ पर तो कॉम्प्लायंस ही बहुत ज्यादा है। समझ आया ना, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ये प्रॉब्लम्स थी कुछ पुराने लॉज के अंदर, जो कि एग्जाम्पशंस जो है इस पुराने लॉ में क्या थी बताइए? किस किस ग्राउंड पे आपका डेटा यूज हो सकता है बताइए? मैं आरटीआई की बात नहीं कर रहा, आरटीआई की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे, मिलिट्री इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, वो नहीं, मैं डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ। चाहे आपका पर्सनल डेटा है फिर भी यूज कर लिया जाएगा विदाउट कंसेंट, एग्जाम्पशंस है। जैसे सिक्योरिटी ऑफ द, स्टेट। अगर स्टेट की सिक्योरिटी की बात, जैसे अब किसी ने बोला कि यार ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उस बंदे का पर्सनल डेटा ले लो विदाउट अर्जेंसी, ले लो। देन आगे डिटेक्शन ऑफ एनी अनलॉफुल एक्टिविटी। अब फ्रॉड, फ्रॉड, अब जैसे मान लो एक बंदे ने फाइनेंशियल फ्रॉड किया, तो क्या गवर्नमेंट ये बोलेगी कि भाई साहब पहले अपनी कंसेंट देना, तो फिर हम आपका पहले डेटा लेंगे, आप कौन हो, आपने फ्रॉड किया है नहीं किया? तो फाइनेंशियल फ्रॉड आपने किया तो आपका डेटा ले लेंगे हम। देन सब सब मेडिकल इमरजेंसीज के अंदर भी, अब मेडिकल इमरजेंसी है, डॉक्टर को पता करना आपका ब्लड ग्रुप क्या है, पहले भाई साहब उठ के पहले अपनी कंसेंट दे दो। है, मेडिकल इमरजेंसी में कंसेंट लोगे आप, वहां पर तो डेटा यूज कर लेंगे। देन ऑपरेशन ऑफ सर्च इंजन एंड पर, ये सब कुछ एग्जाम्पशन थी, ठीक है। देन इसमें पेनल्टीज कितनी तगड़ी लगाई देखो, अगर किसी डेटा फिड्यूशरी ने आपका डेटा यूज कर लिया विदाउट द कंसेंट, तो कितनी? 5 करोड़ और 2% ऑफ द टर्नओवर, या फिर 15 करोड़ और 4% ऑफ द टर्नओवर इफ द वायलेशन इज सीरियस। तो कितनी सीरियस पनिशमेंट दी इन्होंने एज। और जो कंपनी का एग्जीक्यूटिव इंचार्ज है उसको भी सजा कितनी है? 3 इयर्स की। तो ये तो था पुराना लॉ। अब नाउ लेट्स सी कि नए लॉ के अंदर क्या है फिर।
अच्छा ये इवोल्यूशन देख लो आप, राइट टू प्राइवेसी का इवोल्यूशन इंडिया में कैसा हुआ। सबसे पहले AK गोपालन केस आया था, इसमें गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई प्राइवेसी नहीं है। फिर सेकंड नंबर पे क्या आया, खड़क सिंह केस, इसमें कोर्ट ने थोड़ा सा बोला कि हाँ देयर हैज टू बी अ राइट ऑफ प्राइवेसी, बट इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। देन फाइनली मैंने आपको बोला था AP शाह कमेटी, इन्होंने बोला था इट रिकमेंडेड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइवेसी लेजिस्लेशन की लॉ होना चाहिए इंडिया के अंदर। देन फाइनली क्या आया, नहीं पहले ये आया, ठीक है, पहले कौन सा आया, ये जस्टिस KS पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, और उसके बाद श्री BN कृष्णा कमेटी का ड्राफ्ट आया, फिर ये लॉ पास किया गया। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया आपको। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विड्रॉल ऑफ द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, क्यों विड्रॉ किया गया। तो मैंने आपको बताया था विड्रॉ क्यों किया, बताना जरा। अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी वजह से थोड़ी विड्रॉ किया है ये। RTI का कन्फ्लिक्ट तो 2023 वाले लॉ में है। वो तो 2023 वाला लॉ अभी भी कन्फ्लिक्ट में है, उसके कारण थोड़ी विड्रॉ किया है ये। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जब वो बिल को डिस्कस कर रही थी, 81 अमेंडमेंट्स उन्होंने बोला कि इतनी सारी अमेंडमेंट्स, उन्होंने बोला फिर इतनी अमेंडमेंट क्या करनी है, हम कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लेके आएंगे नया वाला, इसलिए उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। The Government of India has withdrawn the Personal Data Protection Bill from Parliament as it considers comprehensive legal framework to regulate the online space to boost innovation. And what was the Personal Data Protection Bill? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड ये आपको अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो हमारा लॉ भी आया था, ये किसके ऊपर बेस्ड है पता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले जो पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेके आया था, वो यूरोप लेके आई था। ठीक है, यूरोप के अंदर आया था वो, और आप उसको US के अंदर आज भी नहीं है कोई कॉम्प्रिहेंसिव डेटा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव लॉ कोई ऐसा नहीं है पर्सनल डेटा को, अलग अलग लेजिस्लेशन है बट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। बट सबसे कॉम्प्रिहेंसिव जो है लेजिस्लेशन, ये आपको नोट डाउन करना है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, GDPR। क्या नाम है उसका, GDPR का मतलब होता है जर्नल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। जर्नल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स ये यूरोप के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया थे सबसे पहले, और इंडिया का लॉ भी इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, GDPR के ऊपर बेस्ड है इंडिया का लॉ, जर्नल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। अच्छा ये बिल कौन सी मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया होगा, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बताना। IT नहीं, मिनिस्ट्री, हाँ IT ठीक है, बट उसको IT नहीं बोलते, आप बोलते हैं MeitY, MEIT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चैलेंजेस क्या थे इसके अंदर जो विड्रॉ किया गया है, मैनी कंटेंटेड दैट द, क्या लिखा है, क्या क्या चैलेंजेस, फिजिकल डेटा लोकलाइजेशन, क्या था ये, ऑफ द डेटा इज नॉट रेलिवेंट, क्यों कहते हैं डेटा लोकलाइजेशन करा भी लो, क्या फर्क पड़ता है, कहते हैं उसके ऊपर वो लगा देते हैं कुछ इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन की होती है कुछ, ले ही नहीं पाओगे। वो US कंपनी अगर इंडिया में कर भी ले, वो इनक्रिप्शन लगा देते हैं ना कि आप ले नहीं सकते। तो यहाँ लिखा भी है देखो, इट मे स्टिल बी आउट ऑफ द रीच बिकॉज ऑफ द एनक्रिप्शन की। तो डेटा लोकलाइजेशन करा के करोगे क्या, करवा भी लो तब भी डेटा नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को। देन नेशनल सिक्योरिटी का जो उन्होंने एग्जाम्पशन दे रखी है, उन्होंने बोला इट इज वेरी सब्जेक्टिव टर्म एंड ओपन एंडेड, तो स्टेट गवर्नमेंट जब मर्जी आपका पर्सनल डेटा यूज कर ले विदाउट योर कंसेंट, ये प्रॉब्लमेटिक था। दूसरा, टेक्नोलॉजी जायंट्स लाइक फेसबुक गूगल वो इसके अगेंस्ट थे, उन्होंने बोला ये डेटा लोकलाइजेशन गलत है, हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, ऐसे हर कंट्री बोलेगी कि डेटा लोकलाइजेशन करो। तो ये फेसबुक, ये तो वर्ल्ड वाइड है ना, ये सारी, ये तो हर कंट्री में अपना सर्वर लगाएंगे बैठ के। देन इट हैज बीन अपोज्ड बाय द सोशल मीडिया फर्म्स एंड एक्सपर्ट्स इवन मिनिस्टर्स कि इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं और इसको ठीक करो। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से इसको विड्रॉ किया गया था। देन व्हाट हैज व्हाई हैज द बिल बीन विड्रॉन, तो उन्होंने बोला बहुत सारी अमेंडमेंट्स थी, कितनी है 81 अमेंडमेंट्स। देन कंप्लायंस बहुत ज्यादा इस बिल की क्या है, कंप्लायंस इंटेंसिव, क्योंकि कॉस्ट देखो, एंड इश्यूज विद डेटा लोकलाइजेशन, ये हमने डिस्कस किया। देन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल फिर कौन सा आ गया, अब वो विड्रॉ हो गया, अब ये नया वाला आ गया 2022, और ये लागू 2023 में हुआ। पर मैं आपको बताऊं, ये लागू अब 2025 में ही होगा प्रॉपरली। पता क्यों, क्योंकि किसी भी लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए उस लॉ के रिगार्डिंग रूल्स आने चाहिए, क्या आने चाहिए, तो रूल्स पता कब आए हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आए हैं अप्रैल के अंदर 2025। तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो ये रूल्स हैं, ये अप्रैल 2025 में आए हैं। आपके एग्जाम के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के जो रूल्स हैं वो 2025 में आए हैं। ठीक है, एंड वी विल सी, आगे देखिए। देन अब इसके अंदर क्या क्या नई चीजें ऐड होगी बताइए जरा।
डेटा प्रिंसिपल एंड डेटा फिड्यूशरी। अच्छा, इसमें एक नई चीज ऐड की इन्होंने कि जो बच्चे हैं उन वो बच्चे कौन है जो लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज जो बच्चे हैं, तो बच्चे अपनी कंसेंट कैसे देंगे कि हमारा भी डेटा यूज कर लो आप? बच्चे तो दे नहीं सकते कंसेंट। तो उस केस में उनके गार्जियन से कंसेंट ली जाएगी। कहाँ से ली जाएगी? उनके गार्जियन से। और गार्जियन से कंसेंट ली जाएगी, देन ठीक है, प्रोसेसिंग भी हमने कर लिया। डेटा प्रिंसिपल रेफर, डेटा प्रिंसिपल कौन होता है? इंडिविजुअल हुज डेटा इज बीइंग कलेक्टेड। सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी कौन होंगे ये भी बताओ, अभी भी बताया मैंने। कि जो बड़ी कंपनी जिनके पास बहुत ज्यादा डेटा है ना लोगों का, तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ये नए लॉ के अंदर लिखा है, द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिफाइन हु इज डेजिग्नेटेड एज सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी। और उनको क्या अपॉइंट करना पड़ेगा बताओ? डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर। तो कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगी इनके लिए। देन आगे देखिए, फिर आगे देन इसमें नए लॉ के अंदर इंडिविजुअल्स जो डेटा प्रिंसिपल्स हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं? उनके राइट्स हैं कि वो एक्सेस कर सकते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट देयर डेटा, पर्सनल डेटा इन एनी लैंग्वेज मेंशन इन द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल के अंदर जितनी लैंग्वेजेस हैं वो। देन आप कंसेंट दे सकते हैं और कंसेंट जब मर्जी विड्रॉ भी कर सकते हैं। देखो इसमें तीन चीजें नहीं आई। एक, मिनिमलिस्टिक डेटा, आपको अगर ले भी रहे हो आप कंसेंट से तो कितना डेटा लेना है? मिनिमलिस्टिक, जितना आपके काम के लिए है। उसके बाद डेटा रिटेंशन की बात आ गई कि जब आपका पर्पस फुलफिल हो गया उसके बाद डेटा डिलीट करिए आप। समझ में आई बात या नहीं? या आप भी अपनी कंसेंट जब मर्जी विड्रॉ भी कर सकते हैं। पहले आपने कंसेंट दे दी, यू कैन विड्रॉ योर कंसेंट ऑल्सो। ये नई चीज ऐड कर दी इन्होंने। तो अगर आपने डेटा दी है किसी को, वो आप जब भी ऑनलाइन करते हो ना, तो वो नीचे लिखा होता है, देखो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और डिनाई लिखा होता है ना, तो उसमें लिखा होता है कंसेंट, है ना? तो आप पूरी टर्म्स तो पढ़ते नहीं, उसके अंदर कंसेंट लिखा होता है। तो जो आप एक्सेप्ट करो दैट मींस यू आर गिविंग योर कंसेंट। Individuals needs to give consent before their data is processed. Every individual should know what is the items of their personal data. Data fiduciary क्या क्या चीजें आपकी ले रहा है. Individuals have the right to withdraw the consent from a data fiduciary. This I have already told you. Then आगे right to erase, मतलब जब काम खत्म हो गया तो भाई वो withdraw क्या, delete करो डेटा को, delete करो डेटा को. Then right to nominate also. तो जैसे अब कोई पर्सन है, अब उसकी डेथ हो गई, उसका डेटा तो वो उनके पास पड़ा हुआ है, तो जो नॉमिनी होगा वो बताएगा कि उसके डेटा का क्या करना है। तो राइट टू नॉमिनेट भी है, एन इंडिविजुअल हु विल एक्सरसाइज दीज राइट्स। या मान लो कोई बंदा अनसाउंड हो गया तो उस केस में भी हो जाएगा। देन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड हमने ऑलरेडी देख लिया था, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनेगा, इस केस में भी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनेगा, बट वो वाली जो प्रॉब्लम थी अभी भी है। देन क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर अब अलाउड हो गया, डेटा लोकलाइजेशन देखो डाइल्यूट हो गया, अब क्रॉस बॉर्डर डेटा अब ट्रांसफर हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि ओनली इन कहां पर डेटा जा सकता है? ओनली इन सर्टेन नोटिफाइड कंट्रीज एंड टेरिटरीज प्रोवाइडेड दे हैव अ सुटेबल डेटा सिक्योरिटी। वहां पर लॉ होने चाहिए कि डेटा प्रोटेक्ट करने वाले ऐसे लॉ होने चाहिए। देन आगे देखिए, फाइनेंशियल पेनल्टीज कितनी लगेंगी? जो हमने ऑलरेडी देखा था कि 500 करोड़ कितनी होगी, 50 करोड़ से लेके 500 करोड़ पेनल्टीज। अब ये नए लॉ के अंदर इतनी है। और डेटा प्रिंसिपल के ऊपर भी पेनल्टी लगेगी, आप लोगों के ऊपर भी लगेगी। अगर आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन दोगे या फ्रिवलेस कंप्लेंट फाइल कर दिया आपने, तो आपके ऊपर 10,000 रुपये। वो कंपनीज बड़ी बड़ी है इसलिए उनके ऊपर 500 करोड़ 50। एग्जाम्पशंस इसमें भी है, जैसे पुराने लॉ में भी थी एग्जाम्पशंस, इसमें भी है। एग्जाम्पशंस किस ग्राउंड पे है? तो वही आप देख सकते हैं एग्जाम्पशंस, वो सेम ग्राउंड है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड एग्जाम्पशन सिमिलर टू द प्रीवियस वर्जन। एंड उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर दी है कि वो किसी भी एजेंसी को एग्जाम्प्ट कर सकती है कि आपको इस लॉ को कंप्लाई करने की जरूरत है। जैसे सीबीआई, आईबी, पुलिस ऑफिशियल्स, उन वो आपका पर्सनल डेटा जैसे मर्जी यूज कर ले, वो कर सकते हैं। बट ऑन द ग्राउंड्स कौन से देखो जरा, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस। आप ये देखोगे ना, ये जो ग्राउंड्स हैं ये सारे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 वाले हैं। देखोगे आप वो उसमें दिए हुए हैं ये सारे ग्राउंड। इंसाइटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, किसी ऑफेंस को भड़काओगे आप तो इन ग्राउंड्स पे ले सकते हैं, ठीक है। देन आगे और ये देखो, गवर्नमेंट कैन एग्जाम सर्टेन बिजनेसेस। कुछ बिजनेसेस को गवर्नमेंट कह सकती है कि आपको इतनी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं करनी है, जैसे न्यू स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स को बोल सकते हैं कि आपको इतनी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं करनी है। देन मूविंग एट, व्हाई इज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये हमने पढ़ लिया सारा कि डेटा लोकलाइजेशन में ये डाइल्यूट हो गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पोस्टमार्टम प्राइवेसी, मतलब एक बार कंसेंट दे दी उसके बाद अपनी कंसेंट आप विड्रॉ भी कर सकते हो। ये जेपीसी ने रेकमेंड किया था। नाउ अब हम बात करते हैं कि जो नए क्या आए हैं, रूल्स आ गए हैं। 2025 के रूल्स क्या कहते हैं?
इस लॉ को चलाने के लिए जो रूल्स आए हैं वो क्या कहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनवाइटेड पब्लिक फीडबैक ऑन द डेटा प्रोटेक्शन रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट को इम्प्लीमेंट करना, तो रूल्स आ गए। एंड ये लॉ जो है नियरली 6 साल के बाद इनेक्ट हुआ। 2017 में आई थी केएस पुत्तास्वामी जजमेंट, जिसने रिकॉग्नाइज किया था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट एंड इट इज बेस्ड ऑन यूरोपियन यूनियन कौन सा जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स रेगुलेशंस है, रेगुलेशंस टू ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। एंड एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये लॉ किसके ऊपर अप्लाई करेगा? जो डेटा डिजिटल है ना, इसका नाम क्या है? डिजिटल पर्सनल डेटा। तो जो डेटा डिजिटली रिकॉर्ड किया गया उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई करेगा। बट जो डिजिटली रिकॉर्ड नहीं किया गया बट बाद में उसको डिजिटल फॉर्म में डाल दिया गया, बाद में कंप्यूटर में अपलोड कर दिया गया, उसके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई करेगा। ये भी याद रखना, पेपर में आएगा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ, तो आप बोलोगे ये तो आया था ना एक बार, वही हम सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है। ये लॉ पढ़ लो, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। डिजिटल एंड आगे लिखा है टू डेटा प्रोसेसिंग आउटसाइड इंडिया इफ डन फॉर ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज है ना, तो भाई उसकी प्रोसेसिंग चाहे आउटसाइड इंडिया है बट वो गुड्स और सर्विसेज इंडिया में दी गई, उसके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई करेगा। इट डज नॉट अप्लाई टू पर्सनल डेटा, पर्सनल डेटा के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं करता। यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस, पर्सनल डेटा यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस। आपका पर्सनल डेटा आपने अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, जो आप उसको आप जिसको मर्जी शेयर करो, आगे जो मर्जी करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। देन कंसेंट, कंसेंट लिखा है ये कंसेंट ऑफ द डिजिटल प्रिंसिपल, डेटा प्रिंसिपल की कंसेंट चाहिए, वो विड्रॉ भी कर सकता है, ये भी हमने देख लिया। जैसे चिल्ड्रन या डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए कौन देगा? पेरेंट्स या गार्जियंस देंगे। देन वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट ली जाएगी, क्योंकि अगर एक कोई बच्चा चला रहा है फेसबुक या कोई अकाउंट बना रहा है, तो उसका डेटा आगे यूज करना, उसको एड्स दिखानी है, एड्स के लिए यूज देना उसका डेटा या नहीं देना, तो पहले कंसेंट किसकी लेनी पड़ेगी? उसके गार्जियन की। वेरिएबल पेरेंटल कंसेंट का मतलब यही है कि कोई ऐप्स, कोई वेबसाइट, कोई गेम्स प्लेटफॉर्म है जो बच्चे यूज कर सकते हैं, तो उनमें फिर पहले पेरेंट्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी टू प्रिवेंट द चिल्ड्रन फ्रॉम ऑनलाइन अब्यूज और मैनिपुलेशन। बच्चे जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं ना, इसलिए। देन हाउ इट, हम्म, अब आया ना लॉ, अब इम्प्लीमेंट तो अब होगा। अब देखो सेक्शन 9 है, इसके अंदर लिखा भी हुआ देखो, कंपनी के ऊपर बैन लगाया गया टारगेटिंग चिल्ड्रन अंडर 18 और पर्सनलाइज्ड एड्स उनको आप नहीं दिखा सकते हैं। देन व्हेन कंसेंट नॉट रिक्वायर्ड, कंसेंट कब नहीं रिक्वायर्ड है बताओ? व्हेन सम इंपॉर्टेंट पब्लिक इंटरेस्ट एक्टिविटीज टू यूज पर्सनल डेटा, पब्लिक इंटरेस्ट अगर इन्वॉल्व है तो आपकी कंसेंट के बगैर भी यूज हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है? गवर्नमेंट स्कीम्स, और कौन सी है? ये पहले भी था, बोलो यस और नो। कोर्ट के ऑर्डर्स, कोर्ट के ऑर्डर्स। अब कोर्ट ने बोला कि फाइनेंशियल फ्रॉड का कोई मैटर चल रहा था, कोर्ट ने बोला इस बंदे के सारा डेटा निकाल के लेके आओ कि क्या है, तो कोर्ट के ऑर्डर में आपकी कंसेंट तो नहीं ली जाएगी फिर। देन उसके बाद राइट्स एंड राइट्स क्या है आपके डेटा प्रिंसिपल्स के, एंड राइट्स क्या है ये हमने पहले भी देख लिए। राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, करेक्शन, डिलीशन, आप अपनी कोई भी डेटा को सही करवा सकते हो, ये आपके डेटा प्रिंसिपल के राइट्स हैं। एंड ऑब्लिगेशंस क्या है डेटा फिड्यूशरीज की? डेटा फिड्यूशरीज की ऑब्लिगेशन यही है कि वो मिनिमम डेटा कलेक्ट करें, करेक्टेड डेटा कलेक्ट करें, जो भी है आपकी कंसेंट के बगैर उसको यूज ना करें। सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज को ये करना पड़ेगा अलग से, जो मैंने आपको बताया, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ये सेम ही हो गया। देन एग्जाम्पशंस कौन सी है इस केस में? वो सेम आ गई, इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, ये सारी सेम आ गई, टू गेट टू परफॉर्म जुडिशियल रेगुलेटरी फंक्शंस, ये सब। नॉन रेजिडेंस इंडियंस के डेटा के ऊपर उनकी लेनी, वो एनआरआई है ना, उनकी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। देन आगे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया आ गया, तो ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये डिजिटली ऑपरेट करेगा। आप, ये कोई ऑफिस नहीं है, आपको ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करनी है अगर करनी है तो, ये भी हो गया। देन आगे व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ रूल्स, क्या है रूल्स नए जो आए हैं? इसने बोला कि ट्रांसफर अलाउ हो सकता है डेटा दूसरी कंट्रीज में, वहां पर वो लॉ होना चाहिए। अब नया रूल क्या आ गया? डेटा इरेजर। जब आप चाहो, देखो डेटा रिटेंशन इज अलाउड फॉर अप टू कितना? 3 years। डेटा रिटेंशन 3 साल तक रख सकते हैं वो, बस 3 साल के बाद लिखा है फ्रॉम लास्ट इंटरेक्शन विद द, जैसे आपने डेटा प्रिंसिपल ने अपना अकाउंट बनाया 3 साल तक और कोई इंटरेक्शन नहीं है, जरूरत नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उस डेटा को डिलीट करना पड़ेगा। ये रूल्स कह रहे हैं 3 साल का टाइम है, ठीक है। और डेटा फिड्यूशरी जब डिलीट करने वाला तो उसको डेटा प्रिंसिपल को नोटिफाई करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर कि हम आपका डेटा डिलीट करने वाले हैं। देन डिजिटल फर्स्ट अप्रोच का मतलब ये है कि जो डिजिटल पर्सनल डेटा बोर्ड है ना, वो डिजिटली आप ऑनलाइन कंप्लेंट्स फाइल करोगे बस। देन आगे लिखा है ग्रेडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो सही है। जो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी है उनके ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, जो स्टार्टअप्स है उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ग्रेडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी ना, कईयों के ऊपर ज्यादा, कईयों के ऊपर कम।
व्हाट इज ग्रेडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये मैंने बताया, स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज एंड सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। कंसेंट मैनेजर्स ये नहीं आ गए रूल्स के अंदर। कंसेंट मैनेजर्स कौन है? क्योंकि अब यहाँ पर नए लॉ के अंदर बोला कि आपको कंसेंट लेनी है। अब कंसेंट लेनी है कि आपका डेटा यूज कर ले, किस पर्पज के लिए यूज करें। अब वो जो डेटा फिड्यूशरी है जैसे फेसबुक जैसे, वो कैसे आपकी कंसेंट मैनेज करेंगे? कैसे पता चलेगा कि कंसेंट दी थी, कब दी थी? अलग से अब कंसेंट मैनेजर्स आएंगे। कौन आएंगे? कंसेंट मैनेजर। वो कंसेंट मैनेज करेंगे। वो कौन हो सकता है कंसेंट मैनेजर? ये नोट डाउन कर सकते हैं आप। कंसेंट मैनेजर जो है नए रूल्स के अंदर बोला गया, इट मस्ट बी अ रजिस्टर्ड इंडियन कंपनी विद एटलीस्ट 2 करोड़ नेटवर्थ। वही कंसेंट मैनेजर जो है वो बन सकती है। वो कंसेंट को मैनेज करेगी। जैसे कि कोई डैशबोर्ड है, वो डैशबोर्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप उस डैशबोर्ड पे जाके अपना लॉगिन भरेंगे, जब जाएंगे अपना नेम भरेंगे, तो वो आपको बताएगा कि कितनी कंपनीज या एप्स आपका डेटा यूज कर रही हैं, किस पर्पज के लिए आपका डेटा यूज कर रही हैं। वहां पर विड्रॉ का भी बटन होगा कि अगर आप अपना डेटा विड्रॉ करना चाहते हैं, अपनी कंसेंट विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये है कंसेंट मैनेजर्स। ये कंपनी याद रखना आपको कि रजिस्टर्ड इंडियन कंपनी विद एटलीस्ट 2 करोड़ नेटवर्थ। देन व्हाट आर द की कंसर्न्स एसोसिएटेड विद डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट? तो की क्या है कि एक्सेसिव स्टेट एग्जाम्पशंस बहुत दे रखी हैं, वेग टर्म्स हैं, पब्लिक इंटरेस्ट, सॉवरेनिटी, ये सब वही चीज है। वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। अब वो मुझे बताओ कि पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड पे वो कह रहे हैं प्राइवेसी की धज्जियां उड़ाएंगे, और जब किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट बाहर में गया, प्राइवेसी बचाएंगे। आरटीआई में प्रॉब्लम तो यही हो रही है ना। आरटीआई में दिक्कत तो यही हो रही है कि पब्लिक पब्लिक डिपार्टमेंट्स के बारे में या पब्लिक से कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो पब्लिक इंटरेस्ट गया, हम प्राइवेसी को अपहोल्ड करेंगे। और यहाँ कह रहे हैं कि जब सॉवरेनिटी या पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, आपकी प्राइवेसी गई हम पब्लिक इंटरेस्ट बचाएंगे। तो आप ये देख लो। तो इसमें हम चेंज क्या कर सकते हैं 2023 वाले में? टू क्लैरिफाई एग्जाम्पशन प्रोविजन, क्लैरिफाई करो कि आप सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, इसको क्या एक्सप्लेन करो कि किन ग्राउंड्स पे आप प्राइवेसी को वो कर सकते हो कर्टेल। नाउ ये जो आज का मेरा टॉपिक था ना वो ये है, पर ये तो सारी हिस्ट्री बताई थी अभी। आज का जो मेन ये है आरटीआई अमेंडमेंट वाया डेटा पर्सनल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसको हम पढ़ते हैं। चलिए ये देखिए आप, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2025, इट इज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी in the governance. It is now facing a significant dilution through section 43 of the Digital Personal Data Protection Act, and this amendment alters which section 81J of the RTA, effectively removing, क्या remove कर दिया इसने? Public interest over restricting access to, अब restrict कर दिया access to all the पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है अब आप नहीं ले सकते, आरटीआई आपको नहीं मिलेगी। अब मूविंग अहेड, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट रेगुलाइज सिटीजंस एज द, क्या लिखा है, राइटफुल ओनर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन, हु इज द राइटफुल ओनर? सिटीजंस। एंड एम टू रिस्टोर द कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या लिखा है यहाँ पर, स्वराज, सेल्फ रूल। आप हमें इन्फॉर्मेशन ही दोगे, पारदर्शिता ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं, घपले करी जाओ आप, लोगों के पैसे खा लो आप, तो फिर आप डेमोक्रेसी किस चीज की? देन आगे देखिए की फीचर्स क्या है आरटीआई के, देखिए आप, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, any citizen of India can request information from a, क्या लिखा है यहाँ पर, पब्लिक अथॉरिटी, विच इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड रिस्पॉन्स विद इन, ये पेपर में आते हैं क्वेश्चंस, पेपर में आते हैं। आरटीआई एक्ट कब आया था, आरटीआई एक्ट के अंदर कितनी डेज, ये आया हुआ है पेपर के अंदर, कितनी डेज के अंदर? हाँ जी, करंट अफेयर्स में आए, या जैसे पीयू के एग्जाम में ही आता है, पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में तो ये आया हुआ है कि विद इन हाउ मेनी डेज पीआईओ हैज टू गिव द इन्फॉर्मेशन। तो कितना क्या टिक करके आओगे? बट 48 आवर्स वाला कौन सा है? लाइफ एंड लिबर्टी वाले केसेस में कितनी देर में देनी है? 48 आवर्स। अच्छा, ये लॉ अप्लाई कब होता है? टू ऑल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फंडेड एनजीओ, गवर्नमेंट से फंडिंग आ रही है जहां जहां, तो हम उसको पब्लिक ऑफिस ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसे? इवन की मैं आपको बताऊं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जुडिशरी, ये एक केस आया था कि क्या सीजीआई पब्लिक ऑफिस है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो एक केस आया था अभी, कोर्ट ने बोला सीजीआई कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ पब्लिक ऑफिस, क्योंकि पब्लिक ऑफिस कौन है, वो भी तो जरूरी है ना। देन कौन होंगे? एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मस्ट अपॉइंट पीआईओस, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। हर गवर्नमेंट ऑफिस डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चले जाओ, वहां पर भी पीआई होगा। आप पूछ सकते हैं कि बताओ कि जो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रोड बनाई, कितनी लागत से बनाई, किससे बनाई, कितने पैसे लगे, ये सब पूछ सकते हैं आप। टू हैंडल आरटीआई रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, पीआईओ होंगे। और कौन? अपील मैकेनिज्म भी है इसके अंदर। If an applicant is not satisfied with the response of the PIO, then he can file the first appeal to the first appellate authority, then to the Central State Information Commission, then to the
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। देन पेनल्टीज क्या है, ऑफिशियल अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो या फिर इनकरेक्ट डिटेल देगा तो कितना फाइन लगेगा उसके ऊपर, 25,000। ठीक है। देन आगे देखिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये बॉडी अब इसके ऊपर अलग से न्यूज में आता रहता है, आपको पता है इंडिया के अंदर जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके अंदर गवर्नमेंट जो है पोस्ट ही फिल नहीं कर रही। इंडिया के अंदर इतनी आरटीआई पेंडिंग पड़ी है ना, वो डिस्पोज ऑफ ही नहीं हो पा रही बिकॉज द पोस्ट आर वेकेंट, गवर्नमेंट फिल ही नहीं करती। इफेक्टिवली आरटीआई इंडिया के अंदर रिडंडेंट है एक तरह का, इफेक्टिवली आरटीआई यूज नहीं हो रहा क्योंकि आरटीआई से सब चीजें बाहर आ जाती है ना, तो एक तरह का रिडंडेंट है। तो अगर आपको पेपर में पूछ लिया जाए कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो क्या टिक करके आओगे, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द आरटीआई एक्ट। देन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, देयर मस्ट बी वन सीआईसी एंड कितने इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स, 10 अपॉइंटेड बाय द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में एक स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है एंड अप टू 10 स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर्स। ये भी आपको याद रखना है आरटीआई एक्ट के बारे में। देन डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमने देखा कब कब डिनाई हो सकती है बताइए, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कब कब डिनाई हो सकती है, आरटीआई कब कब डिनाई हो सकती है। ये है आपका सेक्शन है नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी, पर्सनल डेटा एंड प्राइवेसी, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड कैबिनेट पेपर्स। तो मैंने आपको बोला था कि कैबिनेट क्या डिस्कस करिए आप मांग सकते हो, नहीं मांग सकते। पर्सनल डेटा मांग सकते हो, ये 1881 यही तो न्यूज में चल रहा है जो चल रहा है। देन पीओआई की फुल फॉर्म क्या थी? पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। की चेंजेस क्या हुए हैं 2019 के अंदर, गवर्नमेंट ने एक और चेंज किया 2019 के अंदर आरटीआई एक्ट के अंदर, क्या कर दिया, जो ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है ना, इनकी टेन्योर पहले 5 साल थी, अब कितनी कर दी, 3 इयर्स, बहुत कम कर दी इनकी टेन्योर्स। आज के टाइम पे क्या बन गया देखो, आज के टाइम पे राइट टू इंफॉर्मेशन इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन बिफोर आर वेरी आईज। राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन बन गया, राइट टू इंफॉर्मेशन मना कर देंगे इंफॉर्मेशन, क्यों ऐसा क्यों, लेट्स अंडरस्टैंड। ये केस आपको लिखना है अपनी कॉपी में, लैंडमार्क केस है, गिरीश देश पांडे वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर्स, 2012 के अंदर ये केस आया था, सुप्रीम कोर्ट का ये लैंडमार्क केस, गिरीश देश पांडे। इस केस में पता क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी रूलिंग दे दी जिस रूलिंग को आज तक सारे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स गवर्नमेंट यूज कर रहे हैं एज अ शील्ड, और कह रहे हैं देखो सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो डिवल्ज नहीं की जा सकती, पर्सनल इंफॉर्मेशन आरटीआई के अंदर नहीं दी जा सकती, इसका मिसयूज हो रहा है इस जजमेंट का। और लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द सुप्रीम कोर्ट गेव अ जजमेंट दैट हैड द इफेक्ट ऑफ अमेंडिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। एक तरह का अमेंड हुआ नहीं बट उसका इफेक्ट ऐसा ही रहा, दो इट इज नॉट सपोर्टेड बाय रीजंस। इस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने रीजंस भी नहीं दिए कि क्यों ये इंफॉर्मेशन आप कह रहे हो कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, कुछ ऐसा रीजन नहीं बताया, बस बोल दिया कि ये पर्सनल है। एंड इट हैज बीन दिस जजमेंट हैज बीन ट्रीटेड एज अ प्रेसिडेंट बाय मेनी कोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन कमीशंस। तो आगे लिखा है the RTA Act recognizes that citizens are the true rulers of the democracy. They have the right to receive information. The law expects that most information would be available to citizens without any having to apply. तो नॉर्मली तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे ही मिल जानी चाहिए, अप्लाई करने की जरूरत ही ना पड़े। सेक्शन 4 कहता है कि सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल जानी चाहिए, वेबसाइट पे मिल जानी चाहिए। तो आगे देखिए गिरीश जजमेंट गिव्स अ लाइसेंस टू, क्या लिखा इस जजमेंट ने क्या दे दिया, लाइसेंस टू रिफ्यूज मोस्ट इंफॉर्मेशन एट विल टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। पीआईओ को एक लाइसेंस मिल गया कि जब भी उनसे कोई आरटीआई फाइल करके कोई इंफॉर्मेशन मांगता था और उसमें अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन होती थी तो वो हमेशा पीआईओ कौन सी जजमेंट साइड कर देता था, गिरीश देश पांडे वाली जजमेंट, कि देखो सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला है, ठीक है। एंड इट कैन, आगे देखिए आर्ट इसमें क्या हुआ था, एक आरटीआई एप्लीकेंट था जिसका नाम था गिरीश रामचंद्र देश पांडे, उसने कॉपी मांगी किसकी, मेमोज की, शो कॉज नोटिस, सेंसर और पनिशमेंट अवॉर्डेड टू अ पब्लिक सर्वेंट एक था उसके बारे में ये मांगी। ही हैड आल्सो सोल्ड अदर डिटेल्स, उसने क्या मांगा कि इस पब्लिक सर्वेंट के पास मूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है, इसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है, इसकी इसने कितनी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, इसने कितना लैंडिंग दे रखी है ना, और कितनी बोरोइंग कर रखी है फ्रॉम द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसने ये सारी इन्फॉर्मेशन मांगी। फर्दर ही सॉट द डिटेल्स ऑफ द गिफ्ट स्टेटेड टू गिफ्ट्स, कितने मिले इसकी बेटे की शादी के अंदर, ये भी सब मांगे। मान लो ना उस बंदे के पास उसकी सैलरी इतनी है पर उसकी गिफ्ट्स और ये इतनी सारी प्रॉपर्टी और लैंडिंग इन्वेस्टमेंट देके पता चलेगा कि नहीं करप्शन करी है या नहीं करी सब कुछ, तो बताइए पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं साथ।
है ना। बट जब ये मांगी तो पीआईओ ने देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला 18(1)(j के अंदर लिखा है कि अगर वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हम नहीं देंगे। बट उन्होंने बोला पर साथ में बैलेंस भी तो करना था। तो ये कोर्ट जब केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बोल दिया कि ये क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और ये नहीं दी जाएगी। इस जजमेंट का आज तक मिसयूज होता आया और इस जजमेंट को आज भी पीआईओ ये साइड कर देता है कि प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हम नहीं देंगे। तो यही कह रहे हैं ये, आरटी एक्ट ओनली रिक्वायर्स इन्फॉर्मेशन दैट शुड बी रिकॉर्डेड टू बी that should be on record to be provided. The court held that what was sought, इस केस में क्या मांग, कोर्ट ने क्या बोला, ये क्या है सारी, एंड हेंस इट इज एग्जाम्प्टेड अंडर, कोर्ट ने बोल दिया कि ये एग्जाम्प्ट है। देन फिर हुआ क्या, देन दिस सेकंड एग्जाम्पशन इन्फॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो ये 18(1)(j में लिखा हुआ है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी। तो लिखा ना कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका कोई रिलेशन किसके साथ नहीं है और ना ही उसका कोई पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, नहीं है इन्वॉल्व अगर उस इन्फॉर्मेशन से, और या फिर वो इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि वो अनवारंटेड है, अनजस्टिफाइड है, और उससे क्या हो जाएगा, इन्वेजन ऑफ द, फिर वो इन्फॉर्मेशन डिनाई कर दी जाएगी अनलेस सेंट्रल इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या पीआईओ जो है ये सोचे कि भाई यहाँ पर एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफाई हो रहा है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। और साथ में एक नीचे एक प्रोवाइजो और भी है कि अब एक बंदा पीआईओ या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ये कैसे डिसाइड करेगा कि ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है या नहीं। तो उन्होंने नीचे एक प्रोवाइजो और ऐड की हुई है कि जोन सी इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट अगर मांगे या स्टेट लेजिस्लेचर मांगे, अगर उनको नहीं डिनाई की जा सकती तो फिर प्राइवेट सिटीजन को भी वो इन्फॉर्मेशन डिनाई नहीं की जा सकती। ये भी प्रोवाइजो सेक्शन 181(j) के अंदर ही है। अब हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने ना कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स कैसे दे दी, एक एडीआर पीयूसीएल की जजमेंट आई थी जहां पे कोर्ट ने बोल दिया था दैट सिटीजंस हैव अ राइट टू नो अबाउट द एसेट्स ऑफ दोज हु वांट टू बिकम पब्लिक सर्वेंट, और यहाँ पर ये पब्लिक सर्वेंट ही था, इसकी भी एसेट ही मांगी थी, और यहाँ पर बोल दिया दैट सिटीजन हैज नो राइट टू नो अबाउट द एसेट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया काम। हाँ हाँ हाँ, इलेक्शन में जो खड़ा होना चाहता है वो डिफरेंस है, ये पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं जो इलेक्शन में नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ये डिफरेंस है बस। इरोजन ऑफ द आरटीआई एक्ट क्या है, मैनी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स आर रिफ्यूजिंग टू प्रोवाइड इवन दिस इन्फॉर्मेशन, एसेट वाली इन्फॉर्मेशन भी देने से मना कर रहे हैं। दिस जजमेंट इज क्या है, तो ये जजमेंट क्या मानी जाएगी, गिरीश देश पांडे वाली जजमेंट क्या मानी जाएगी, पर इंक्यूरियम, मतलब इट इज इट इज इट इज आउटसाइड लॉ। पर इंक्यूरियम का मतलब होता है आउटसाइड, आउटसाइड लॉ मतलब कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर पीयूसीएल की जो जजमेंट थी उसमें बोल दिया था कि एसेट्स ले कि आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर ऑलरेडी कोई जजमेंट है और ये दूसरी जजमेंट जो है उस जजमेंट के इग्नोरेंस में पास की गई है, पर इंक्यूरियम मतलब क्या होता है, इन इग्नोरेंस ऑफ द लॉ, जो ऑलरेडी लॉ लेट डाउन किया था उसको इग्नोर करके आपने ये लॉ लेट डाउन कर दिया, तो ये जो जजमेंट है गिरीश देश पांडे वाली, ये पर इंक्यूरियम है। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स आर स्लोली बीइंग स्प्रेड अक्रॉस द नेशन, गवर्नमेंट्स हैव इशूड सर्कुलर, गवर्नमेंट्स ने तो सर्कुलर इशू कर दिए हैं, ये जजमेंट हाईलाइट कर दी है, एंड स्लोली पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स आर आल्सो रियलाइजिंग द एक्सक्यूज दीज गिव देम टू डिनाई द इंफॉर्मेशन व्हेनेवर दे डू नॉट विश टू गिव द, वो यही एक्सक्यूज आगे रखते हैं हमेशा। तो आगे लिखा था नेशन मस्ट रियलाइज कि दैट कर्व्स ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये हानिकारक है हमारे, ठीक है, ये गवर्नेंस के लिए। नाउ अंडरस्टैंडिंग 18(1)(j), ये हम ओरिजिनल प्रोविजन क्या है और अमेंडेड में क्या हो गया, अमेंडेड में वो जो आपने प्रोवाइजो देखी थी ना कि अगर उससे कोई पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, अब अमेंडेड में ये सारी पब्लिक इंटरेस्ट वाला एलिमिनेट कर दिया उन्होंने। उन्होंने बोला प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जस्ट क्या कर दो, आप उसको डिनाई कर दो, दैट्स इट। तो इससे कंसर्न क्या है, कंसर्न क्या हो गया बताइए जरा, इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक, पब्लिक स्क्रूटनी करती है कि नहीं कि सरकार कैसे काम कर रही है वो। उसके बाद एग्जिस्टिंग बैलेंस बिटवीन प्राइवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी हिल गया, पहले अच्छा वाला था, दोनों बैलेंस हो रहे थे, अब आपने पब्लिक इंटरेस्ट हटा ही दिया तो आपने किसको बस प्रेफरेंस दे दी है, प्रिवेसी को दे दी, वो खत्म हो गया। देन कंसर्न्स रेज्ड बाय द एक्टिविस्ट, जो आप आज न्यूज पढ़ रहे हो वो कंसर्न्स आप देख रहे हो। देन आगे है इम्प्लीकेशंस ऑफ द अमेंडमेंट्स क्या है, इम्पैक्ट ऑन द बैलेंसिंग प्राइवेसी, ये हमने देख लिया। गवर्नमेंट डिफेंस क्या दे रही है वो भी नहीं। अब आप ये दो चीजें नोट डाउन कर लो आप कि किस केस में कोर्ट ने बोला था कि सीजीआई ऑफिस जो है आरटीआई के अंदर फॉल करता है। तो आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल 2019, ये केस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉल्स अंडर द ऑफिस अंडर द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट, ठीक है। और ये भी बोला जा रहा है कि अब जो ये सेक्शन है 44 क्लॉज 3 जो है, तो ये जो है सेक्शन, ये के एस पुत्ता स्वामी के जजमेंट की स्पिरिट के अगेंस्ट है, क्योंकि हमेशा ही वो कह देते ना कि 44(3) हमने क्यों डाला है, वो कहते हैं के एस पुत्ता स्वामी प्राइवेसी की बात करता है, बट के एस पुत्ता स्वामी तो ये कहता है कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल तो है बट प्राइवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ना कि एक्सक्लूसिव है। सो विद दिस आई एम ओवर विद दिस टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हमने किया।